एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब फियर एनर्जी से अफेक्टेड लिटिल जॉनी और बिग जॉनी जंगल के अंदर बढ़ते हैं। उसी दौरान लिटिल जॉनी के दिमाग में अपने पिता की मौत का दिन बार बार उसके आंखों के सामने आता है। उसी याद में खोए हुए वो जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बिग जॉनी भी उसके साथ बेहोश हो जाता है। तभी बिग जॉनी को एक मेमोरी याद आती है जिसमें लिटिल जॉनी का पिता उसे कह रहा होता है कि लिटिल जॉनी की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। अब सीन शिफ्ट होकर क्वीन की ओर जाता है जो रोड ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसके लिए एक वर्कर कार लेकर आता है और पूछता है कि क्या वो अकेली ही जा रही है। कुछ पल सोचने के बाद क्वीन लकी सियान को रोड ट्रिप में साथ आने के लिए इनवाइट करती है। लकी सियान कहती है कि उन्हें लिटिल जॉनी को भी बुलाना चाहिए, लेकिन क्वीन बताती है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर बाहर गया हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सकता। दूसरी ओर लिटिल जॉनी, जिसको कैंप में वापस लाया जाता है, उसे अचानक होश में आता है और कहता है कि उसके पिता अब भी जीवित हैं और उसे उन्हें बचाना होगा। जहां पर प्रोफेसर लुओ उसे समझाते हैं कि जो विजुअल उसने देखा था वो केवल उसकी आंखों का धोखा था और सब कुछ फियर एनर्जी के असर की वजह से हुआ था। प्रोफेसर बताते हैं कि कल रात कैंप पर हमला हुआ था और उनकी टीम के सभी सदस्य किसी अजीब पावर के प्रभाव में आ गए थे, जिससे वे गहरे दुख में डूब गए थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये शक्ति डीजे शिंडिंग की थी, जिसे फियर एनर्जी ने कंज्यूम कर लिया था। प्रोफेसर लुओ समझाते हैं कि डीजे शिंडिंग की शक्ति सामान्य रूप से लोगों को अजीब तरह की खुशी देती थी, लेकिन जब उसे उल्टा कर दिया जाए तो वो लोगों को डिप्रेशन में भी धकेल सकती है। ये सुनकर लिटिल जॉनी प्रोफेसर लुओ से डीजे शिंडिंग के बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। हालांकि प्रोफेसर लुओ के पास ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वे ये बताते हैं कि शिंडिंग गुप्त रूप से स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जानकारियां अब तक कमीशन ने पब्लिक नहीं की है और उनकी टीम पूरी तरह से रिसर्च पर ध्यान दे रही है ताकि फियर एनर्जी को कंट्रोल और सप्रेस किया जा सके। मगर स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन इसका उल्टा करना चाहती है। वे फियर एनर्जी को एक हथियार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ट्रस्ट वैल्यू से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यही कारण है कि कमीशन और उनकी टीम इस मिशन पर आई है ताकि वे असल में ये पता लगा सके कि फियर एनर्जी वास्तव में क्या है। प्रोफेसर लुओ ने बताया कि बावजूद इसके उनका मिशन लीक हो चुका है और अब वे दुश्मनों की नजर में आ चुके हैं। बाहर निकलते समय उन्होंने घोस्ट ब्लेड का धन्यवाद किया क्योंकि उसी ने डीजे शिंडिंग को ढूंढकर हराया था। उसकी हार के साथ ही फियर एनर्जी का असर खत्म हो गया, जिससे सब लोग उसकी डिप्रेशन वाली शक्ति से मुक्त हो गए। हालांकि प्रोफेसर ने यह भी नोट किया कि घोस्ट ब्लेड का स्वभाव अंदर से बहुत कोल्ड और इमोशनलेस है। वहीं दूसरी ओर घोस्ट ब्लेड वांग नुओ नुओ के साथ खाना बना रहा होता है। उसका सब्जियां काटने का तरीका देखकर वांग चौंक जाती है और उसे हल्के हाथ से करने की सलाह देती है, मगर उसने अपने अंदाज से ही काम जारी रखा। इस दौरान लिटिल जॉनी को याद आया कि कल रात उसने पेड़ पर जो कट्स देखे थे वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने अपने पिता की मौत से पहले देखे थे। उसे शक हुआ कि कहीं घोस्ट ब्लेड ही उस समय वहां मौजूद न रहा हो और उसके पिता की मौत का कारण न हो, लेकिन वो सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। दूसरी तरफ घोस्ट ब्लेड को रॉक ली का फोन आया। रॉक ली ने चेतावनी दी कि अब मिशन में और लोग शामिल होने वाले हैं, इसलिए घोस्ट ब्लेड को खुद को छिपाकर रखना होगा। उसने ये भी कहा कि स्पेसशिप का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो उसके काम के लिए एकदम सही वातावरण है, लेकिन इस बार उसे उसकी गलती को ठीक करने का मौका मिला है। रॉक ली के फोन कट करने के बाद घोस्ट ब्लेड वहां से चला जाता है। वांग को लगा कि घोस्ट ब्लेड ने सब्जियों का हाल बुरा कर दिया होगा, मगर चेक करने पर पाया कि उसने एक खूबसूरत डिश तैयार की थी, जिसे देखकर वांग हैरान रह गई। इसके बाद प्रोफेसर लुओ की टीम स्पेसशिप की ओर रवाना हुई और कुछ समय बाद वे वहां पहुंच गए। पहुंचते ही बिग जॉनी ने कुछ महसूस किया और उसकी दिशा में बढ़ने लगा। लिटिल जॉनी भी उसके पीछे जाने लगा। इस बीच प्रोफेसर लुओ और उनकी टीम अंदर जाने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर लुओ लोली के पास पहुंचे। वो अपने बैटल सूट में कुछ बदलाव कर रही थी ताकि मिशन में बेहतर परफॉर्म कर सके, मगर प्रोफेसर ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो बाहर रहकर करना था।
और उसे स्पेसशिप के अंदर जाने से रोक दिया। लोली ने पूछा कि उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि वो भी मदद करना चाहती थी। प्रोफेसर ने समझाया कि अंदर जाना बहुत जोखिम भरा है, वहां हमला भी हो सकता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। इस बहस के दौरान वांग उनकी बातें सुन लेती है। प्रोफेसर लुओ के जाने के बाद वांग आकर लोली को समझाती है कि उसके पिता उसकी बहुत परवाह करते हैं और वो उसके लिए वो एक खास दोस्त है जिसने उसे जीना, मुस्कुराना और जिंदगी का मजा लेना सिखाया है। ये सुनकर लोली का मूड बदल गया और उसने उसे एक कस्टम ट्रैकर दिया जिसे उसने खुद बनाया था ताकि वो वांग की लोकेशन ट्रैक कर सके। आगे प्रोफेसर लुओ और उनकी टीम स्पेसशिप में एंट्री कर लेते हैं और रिसर्च शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर लुओ ने कहा कि अगर वे वहां से एलियन का डीएनए इकट्ठा कर लें तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। उधर बिग जॉनी स्पेसशिप के अंदर किसी दिशा में आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे लिटिल जॉनी भी जा रहा था। लिटिल जॉनी ने महसूस किया कि बिग जॉनी आज कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रहा है। अचानक वे दोनों एक गड्ढे में गिर गए। टीम के एक सदस्य ने बताया कि लिटिल जॉनी गड्ढे में फंस गया है, तो घोस्ट ब्लेड उसे बचाने के लिए नीचे उतर गया। इसी बीच प्रोफेसर लुओ ने कहा कि इस मिशन में अगर कोई बड़ी खोज हो गई तो ये इतिहास की दिशा ही बदल सकती है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर लुओ और वांग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी वांग प्रोफेसर लुओ से पूछती है कि उनका मतलब इतिहास बदलने से क्या है। प्रोफेसर लुओ ने जवाब दिया कि चाहे वो ट्रस्ट वैल्यू हो या फियर एनर्जी, ऐसी शक्तियों को बदलना लोगों के नजरिए और उनके निर्णय पर निर्भर करता है और लोगों का निर्णय कभी भी बदल सकता है। कमीशन इसमें केवल एक हद तक मदद कर सकता है, लेकिन अगर जीरो जैसा इंसिडेंट दोबारा न हो तो इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड्स को अपनाएं। उनके अनुसार रैशनल साइंस ही वो तरीका है जिससे इन शक्तियों को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। इतना कहते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वांग बताती है कि ये आवाज लोली द्वारा दिया गया ट्रैकर से आ रही है। प्रोफेसर लुओ को ये किसी अलर्ट का सिग्नल लग रहा था। प्रोफेसर लुओ चारों ओर देखना शुरू करते हैं और तभी ऊपर किसी चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ बिग जॉनी किसी दिशा में आगे बढ़ रहा था और लिटिल जॉनी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसने टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल जाम होने के कारण सफल नहीं हो पाया। बिग जॉनी जमीन पर कुछ ढूंढने लगा और फिर खुदाई करने लगा। ये देखकर लिटिल जॉनी ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। तभी पीछे से घोस्ट ब्लेड वहां आ रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें रॉकली घोस्ट ब्लेड को रोककर कहता है कि वो इतनी जल्दी न जाए। रॉकली ने उसे हीरो शेंग नाम की याद दिलाई जिसने 17 साल पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज करते हुए अपनी शक्ति का उपयोग कर मैन मेड लाइफ बनाई थी। उसने न केवल हीरो वॉटेक को हराया था बल्कि उसी समय के एक्सटाइटल वाले हीरो को भी डिफीट कर दिया था। लकीली हमने उसे समय रहते खत्म कर दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे को उस क्रीचर को कंट्रोल करना सिखा दिया जो बाद में एक हीरो बन गया। फिर रॉकली बताता कि ये वही मिशन है जिसे घोस्ट ब्लेड एक पब्लिक फिगर के रूप में पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया था। इतने वर्षों में यह पहली बार एक सही अवसर है जिसमें वह अपना अधूरा काम पूरा कर सकता है। उसने चेतावनी दी कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और अब 17 साल बाद उसे ये काम खत्म करना ही होगा। वापस वर्तमान में लिटिल जॉनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल जाम होने से असफल रहता है। घोस्ट ब्लेड पीछे से आता है और लिटिल जॉनी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक बिग जॉनी एक चैम्बर खोल देता है और एक नया रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ता है। लिटिल जॉनी उसके पीछे जाता है और घोस्ट ब्लेड भी पीछा करता है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां कई कैप्सूल रखे होते हैं जिनमें से एक टूटा हुआ होता है। लिटिल जॉनी उसे देखकर सोचता है कि शायद यहाँ कोई अब भी जिंदा हो या मर चुका हो। अचानक घोस्ट ब्लेड उसकी ओर बढ़ता है और एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमला लिटिल जॉनी पर नहीं बल्कि वहां मौजूद ईसोल पर पड़ता है। घोस्ट ब्लेड और ईसोल के बीच तुरंत एक स्पीड बैटल शुरू हो जाती है। लिटिल जॉनी पहचान जाता है कि ये वही नया ईसोल है। जैसे ही ईसोल लिटिल जॉनी पर हमला करने वाला होता है, घोस्ट ब्लेड बीच में आकर उसका अटैक रोक देता है। दोनों में जोरदार क्लैश होता है, लेकिन ईसोल सीधे लिटिल जॉनी के पीछे जाने की कोशिश करता है
ताकि उस पर हमला कर सके। बिग जॉनी ईसोल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ईसोल उसे एक जाल में फंसा देता है। ये देखकर घोस्टब्लेड दोबारा हमला करता है ताकि ईसोल को लिटिल जॉनी पर अटैक करने का कोई मौका न मिले। ईसोल की पावर घोस्टब्लेड पर भारी पड़ रही होती है और घोस्टब्लेड हमलों से घायल हो रहा था। तभी लिटिल जॉनी आगे बढ़कर बिग जॉनी को जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब घोस्टब्लेड से बातचीत करने के बाद रॉक ली एक गाड़ी में बैठता है। गाड़ी के अंदर पहले से कोई मौजूद होता है जो उससे कहता है कि वो मान रहा है कि रॉक ली को यह बात पहले से पता थी कि बिग जॉनी शेंग को उस स्पेसशिप में मिला था। ये इशारा करता है कि यहां कोई छुपी हुई कहानी है जो कभी सामने नहीं आई। रॉक ली बोलता है कि जब घोस्टब्लेड ने शेंग को मारा तो उसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी जो हम तक पहुंची ही नहीं, और इसी वजह से उनका मानना है कि कमीशन को जो हमारा सपोर्ट है वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वो कहता है कि अगर हमें ये करना ही है तो घोस्टब्लेड को उसी जगह पर खत्म कर देना चाहिए। इससे न केवल एक संभावित खतरा टल जाएगा, बल्कि रैंकिंग टूर्नामेंट में उसका एक बड़ा अपोनेंट भी कम हो जाएगा। सीन फिर वापस वर्तमान में आता है। घोस्टब्लेड और ईसोल की जबरदस्त फाइट जारी है। घोस्टब्लेड धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। एक समय ऐसा आता है कि उसके सभी ब्लेड टूट जाते हैं। तभी लिटिल जॉनी उसकी मदद करता है और उसे एक हथियार देता है। लड़ाई के बीच वो हथियार उड़कर घोस्टब्लेड के पास आता है और वो उसे पकड़ लेता है। हथियार पकड़ते ही घोस्टब्लेड सीधे ईसोल के सीने पर लगी किसी मशीन पर वार करता है, जिससे चिंगारियां चारों तरफ फैल जाती है। उसके सूट में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, लेकिन पीछे धकेले जाने के बाद भी ईसोल लिटिल जॉनी पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी घोस्टब्लेड उसे रोक देता है। फिर ईसोल एक पावरफुल पंच मारकर घोस्टब्लेड को नॉकडाउन कर देता है और लिटिल जॉनी को मारने ही वाला होता है कि सीन अचानक बदलता है। अब हम प्रोफेसर लुओ को देखते हैं, जो टॉर्च की रोशनी में हीरो नाइस को देख रहे हैं। प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि क्या वह भी यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भेजा गया है। इस पर नाइस पूछता है कि क्या प्रोफेसर उन्हें बाकी टीम मेंबर्स की पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि वो जल्द ही खतरे में पड़ने वाले हैं। ये सुनकर प्रोफेसर लुओ हैरान होते हैं और पूछते हैं कि कैसा खतरा। नाइस मुस्कुराते हुए कहता है, पहले तुम्हारे से निपट लूं, फिर उनके पास जाकर उन्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो उन पर हमला करने ही वाले होता है कि तभी पीछे से लोली अपने बैटल सूट में पहुंचती है और नाइस के अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर लोली नाइस से कहती है, तुम्हारे इतने सॉफ्ट और वीक पंचेस है कि तुम हीरो कहलाने लायक भी नहीं हो। और इसी डायलॉग के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।